अस्सलाम वालेकुम, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हेल्थ एंड कैरियर विद अख्तर सईद वीनस एचडी टीवी के प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनैलिटी मौजूद है जिनका कैरियर बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत प्रोफाइल बहुत स्ट्रॉन्ग है, और उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था एज ए बी फार्मासिस्ट। दैन उन्होंने एम फार्मेसी किया और उसके बाद उन्होंने रिसर्च वर्क के हवाले से हिजामा के अंदर पीएचडी किया और पिछले 12 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा कराची यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी रहे हैं और बहुत अच्छा एक लॉन्ग कैरियर है रिगार्डिंग इस स्पेसिफ़िक डिजीज़ के हवाले से, स्पेसिफ़िक स्पेशलाइजेशन के हवाले से। तो हम उनके ज़बानी सुनते हैं डॉक्टर बिलाल के हवाले से। तो आइए हम डॉक्टर बिलाल की तरफ चलते हैं। डॉक्टर बिलाल, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र है, खैरियत से हूँ। आप ठीक ठाक हैं? तो सर, आपको पहले वेलकम करता हूँ मैं अपने चैनल के ऊपर वीनस एचडी पे। और मैं ये जो पहला सवाल मैं आपसे करूँगा वो कहूँगा कि थोड़ा सा बताएं कि हिजामा क्या है, कहाँ से स्टार्ट हुआ, क्या लफ्ज़ है, और उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा बताएं ताकि लोगों को पता चले, क्योंकि अवेयरनेस हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है इस सिलसिले में हमारे। सही जी सर। जी। आपका शुक्रिया कि आपने मुझे मौका दिया और आपके प्लेटफॉर्म से, वीनस टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं यहाँ पर जो है वो इंशाल्लाह हिजामा के बारे में जो कुछ मालूमात मेरे पास है मैं कोशिश करूँगा कि आपसे और लोगों से शेयर करूँ। तो इसमें थोड़ा सा मैं पहले अपना मुख्तसर सा तारुफ करवा देता हूँ कि मैंने कराची यूनिवर्सिटी से बी फार्मेसी किया, फिर एम फार्म किया जो कि एम फिल के इक्विवेलेंट होता है, और उसमें पहली रिसर्च उस वक्त हमने जो दुनिया में की गई थी हिजामा के ऊपर, और वो बिल्कुल इनिशियल लेवल की एक स्टडी थी कि क्या हिजामा से जो ब्लड निकाला जाता है उसमें और जो नॉर्मल ब्लड होता है, वेनस ब्लड, क्या उसकी कंपोजिशन में कोई फ़र्क होता है या नहीं होता है। क्योंकि अक्सर लोग ये सवाल करते थे कि आप इसमें ब्लड निकालते हैं तो ब्लड तो हम वैसे भी डोनेट कर सकते हैं, तो फिर उससे हिजामा के प्रोसीजर से निकालने से क्या फ़र्क पड़ता है। तो इस चीज़ को, इस थ्योरी को टेस्ट करने के लिए हमने जो है वो पहली स्टडी परफॉर्म की, और उसमें हमने कुछ लोगों का जो है वो हमने उसमें हिजामा किया और उनका वेनस ब्लड भी लिया और हिजामा का ब्लड भी लिया, और उन दोनों के ब्लड सैंपल्स के हमने तकरीबन 21 पैरामीटर्स को टेस्ट किया, और उसमें हमने कंपैरिजन किया और देखा कि क्या कोई डिफरेंस है या नहीं है हिजामा वाले ब्लड में और नॉर्मल ब्लड में सेम पर्सन के। तो हमने उसमें देखा कि उसमें हाईली सिग्निफिकेंट डिफरेंस था। यानी स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जब हम करते हैं तो उसमें हम ये चीज़ मेजर करते हैं कि कोई डिफरेंस अगर आ रहा है तो वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट भी है या नहीं है। तो वो हाईली सिग्निफिकेंट डिफरेंस था जो हमने उसमें देखा। तो उस लेवल पे ये बात प्रूफ हो गई कि यानी जो हिजामा से ब्लड निकलता है वो नॉर्मल वेनस ब्लड के मुकाबले में बहुत डिफरेंट होता है। तो अब उसके बाद अगला मरहला जो था वो एमफिल की लेवल तक की हमारी रिसर्च थी। तो उसके बाद फिर मज़ीद मेरी ख्वाहिश थी कि मैं इस मौजू के ऊपर मज़ीद भी रिसर्च करूं। तो फिर मैंने इसको पीएचडी के अंदर भी मैंने हिजामा को ही अपना टॉपिक लिया एज अ रिसर्च टॉपिक, और उसमें हमने फिर थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस ऑफ हिजामा इन द ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस डिसऑर्डर्स, इस टॉपिक से हमने अपनी रिसर्च का आगाज़ किया। और 2010 से लेके 2015 तक जो है वो ये मेरी रिसर्च चली, और 6 साल में ये काम मुकम्मल हुआ। तो इसमें हमने मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर देखा कि हिजामा जो है वो कितना इफेक्टिव है, और उसके अंदर फिर हमने बहुत सारी डिजीज़ को उसमें इसके लिए हिजामा किया हमने, जिसमें कि क्रॉनिक रीनल फेलियर भी था। यानी जो पेशेंट डायलिसिस पर होते हैं उन पेशेंट्स के अंदर हमने देखा उनका 2.5 साल तक हमने मुस्तकिल हिजामा किया, और उनके रिजल्ट्स को हमने ऑब्ज़र्व भी किया, उसको एनालाइज भी किया, और उसके बाद उसको अपने थीसिस का भी हिस्सा बनाया और पब्लिश भी किया। तो एज अ रिसर्च पेपर भी वो मेरा रिसर्च पेपर जो है वो पब्लिश्ड है, और अगर कोई भी सर्च करना चाहे तो वो उसको अवेलेबल हो जाएगा कि थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस ऑफ हिजामा इन क्रॉनिक रीनल फेलियर पेशेंट्स। तो इस टॉपिक से जो है ना वो आप सर्च कर सकते हैं। तो ये यानी कि समझ लें कि एक आगाज़ था, और उसके बाद फिर इसी दौरान हमने बाकायदा रिसर्च सेंटर का भी जो है वो आगाज़ किया, जहाँ पर पेशेंट्स का हमने हिजामा किया और उनके डाटा को हम कलेक्ट करते रहे। तो ये जो है वो बुनियादी तौर पे एक स्टार्ट था। अब दूसरा आपने सवाल पूछा कि हिजामा का थोड़ा सा तारुफ मैं करवा दूँ। तो हिजामा क्या है? हिजामा एक्चुअली अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, और इसका जो रूट वर्ड है वो हजम है, और हजम के मानी है सक्शन के, यानी चूसना। तो यानी कि जिस तरीक़े में चूस कर या किसी तरीक़े से सक करके जिस्म से खून निकाला जाता है उस तरीक़े को हिजामा कहते हैं। खून निकालने का एक और भी तरीक़ा होता है जो कि इससे मिलता जुलता है, लेकिन वो हिजामा नहीं है, उसको फसद कहते हैं, जिसको इंग्लिश में हम ब्लड लेटिंग कहते हैं। तो उस तरीक़ा इलाज में और हिजामा में थोड़ा फ़र्क है कि हिजामा में जो है वो स्क्रैचेस बिल्कुल सुपरफिशियल लगाए जाते हैं, और फिर सक्शन के ज़रिए से खून निकाला जाता है मुख्तलिफ मकामात से जिस्म के। और ये जो खून होता है ये वो खून होता है जो हमारी खाल के नीचे मौजूद होता है, और ये बात मैंने अपनी रिसर्च में प्रूव की है कि ये नॉर्मल ब्लड से मुख्तलिफ होता है। यानी ये ब्लड सर्कुलेशन से हटा हुआ ब्लड है जो कि ब्लड सर्कुलेशन से निकल कर
और स्किन की लेयर्स के बीच में ट्रैप हो जाता है, और इसके ट्रैप होने से ब्लड सर्कुलेशन जो उसके नीचे चल रही होती है वो मुतासिर होती है और मुख्तलिफ बीमारियां पैदा होती हैं। तो इसको अगर निकाल दिया जाए तो उससे नॉर्मल ब्लड सर्कुलेशन बहाल हो जाती है। और ब्लड सर्कुलेशन के बारे में हम जानते हैं कितनी अहम चीज़ है कि अगर मामूली से वक्फे के लिए भी अगर ये दिमाग में रुक जाए तो फालिज का सबब बन जाती है, अगर हार्ट में रुक जाए तो हार्ट अटैक हो जाता है। तो ये इंतहाई अहम चीज़ है कि अगर ब्लड सर्कुलेशन को किसी तरीके से बहाल कर दिया जाए तो उससे बहुत सारी बीमारियां ट्रीट हो जाती हैं। और ये बात मैंने अपनी रिसर्च के अंदर भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रूफ की, और जाहिर सी बात है क्योंकि ये इलाज जो है वो हमें सुन्नत से मिला है, तो इसमें यही एक बड़ी वजह भी थी कि इसको एज अ रिसर्च टॉपिक लेने की। वरना तो मेरी फील्ड जो है फार्मेसी की फील्ड है और उसमें हम दवाओं के ऊपर रिसर्च करते हैं, अमूमन मुख्तलिफ कंपाउंड्स बनाते हैं, उनमें केमिकल चेंजिंग करते हैं, कोई नई उनकी जो है ना एक्टिविटी हम मालूम करते हैं। लेकिन जो एक थोड़ा मुख्तलिफ टॉपिक मैंने चूज़ किया उसकी वजह ये थी कि हम ये चाहते थे कि कोई ऐसे टॉपिक पे रिसर्च की जाए कि जो जिससे आम लोगों को फ़ायदा पहुंचे। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह रिसर्च के अंदर भी हमने देखा, और जो इसका बैकग्राउंड था कि ये इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसके बारे में हमें बहुत सारी अहादीस मिलती हैं, तकरीबन 70 के करीब अहादीस जो हैं वो सहा सित्ता के अंदर, यानी जो हदीस की 6 मशहूर किताबें हैं जिसमें सही बुखारी है, सही मुस्लिम है, सुनन नबी दाऊद है, इब्ने माजा है, तिरमिज़ी है, सुनन निसाई है, तो इन सब के अंदर तकरीबन 70 से ज़्यादा अहादीस जो हैं वो हिजामा के मौजू के ऊपर मौजूद हैं। जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाल के तौर पर सही बुखारी की एक हदीस है कि जिसका मफहूम इस तरह से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो भी इलाज करते हो उसमें बेहतरीन इलाज हिजामा है। और एक और हदीस है जिसका मफहूम इस तरह से है कि अल्लाह ताला ने 3 चीज़ों में शिफा रखी है, एक हिजामा में, एक शहद पीने में, और एक आग से दागने में। और आपने फरमाया कि मैं आग से दागने को पसंद नहीं करता या अपनी उम्मत के लिए पसंद नहीं करता। तो ये भी एक तरीका इलाज है जो कि कहीं कहीं दुनिया में भी जारी है। तो ये इस तरह से और भी यानी कई अहादीस हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपना हिजामा करवाया, आपको सर का दर्द हुआ तो आपने सर का अपना हिजामा करवाया, हालत एहराम में हिजामा करवाया, आपने रोज़े की हालत में हिजामा करवाया। ये सब अहादीस सही बुखारी के अंदर मौजूद हैं। और इसी तरह हज के मौके पर ही आपने अपने पैर का और कमर का हिजामा करवाया। तो हमें मुख्तलिफ जगहों पर ये यानी कि उसके बारे में कई ऑथेंटिक अहादीस मिलती हैं कि हिजामा जो है वो एक ऐसा इलाज है जो कि सुन्नत इलाज है, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के मौके पर अता किया गया। यानी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की सैर पर, आप आसमानों की सैर पे तशरीफ़ ले गए थे, तो वहाँ पर आपका जिस आसमान से भी गुजर हुआ तो वहाँ जो फरिश्ते मौजूद थे उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का ये हुक्म पहुँचाया कि अलैकुम बिल हिजामा, यानी आपके लिए हिजामा है या आपकी उम्मत के लिए हिजामा है। तो ये तरीक़ा इलाज जो है वो इस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से दिया गया। जबकि जब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं तो आजकल के हिसाब से मेडिकल में जो दुनिया की सबसे पहली किताब समझी जाती है उसका नाम है ईबर्स पेपायरस। और ये जो किताब है ये 1550 क़ब्ल मसीह में लिखी गई। और बेबीलोनियन जो तहज़ीब थी या बाबुली तहज़ीब थी जो इराक़ के आसपास के इलाके में आबाद थी, तो उस ज़माने की जो है ये किताब है 1550 क़ब्ल मसीह की, उसके अंदर भी हिजामा का तस्करा मौजूद है। और इसी तरह से एक और किताब है जो चाइना में लिखी गई थी और सिल्क पर लिखी गई थी, और वो 2000 साल क़ब्ल मसीह में लिखी गई, यानी आज से तकरीबन 4000 साल पहले, और उसका नाम है बो शू। और ये भी जब ये सारी बातें मुझे अपनी रिसर्च के दौरान मालूम हुई, इनके हवालाजात भी निकाले, रेफरेंसेस निकाले, तो पता चला कि जो है ना हिजामा जो है वो बहुत कदीम ज़माने से चला आ रहा है। लेकिन क्योंकि हम इस बात को ज़्यादा अहमियत इसलिए देते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर इसका तस्करा फरमाया है, और ये जो है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इलाज खुद इख्तियार किया है और आपने इसकी तरगीब दी, तो हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम ज़्यादा ऑथेंटिक समझते हैं कि जब आपने फरमाया कि इसमें शिफा रखी गई है तो यकीनन इसमें शिफा है। और वो हम अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 10-12 सालों में देख रहे हैं, यानी हज़ारों मरीज़ों का जो है वो हमने हिजामा किया है बहुत सारी बीमारियों के अंदर मुख्तलिफ, यानी कैंसर से लेके शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, पेन्स, हर तरह के दर्द में तो ऐसा बेहतरीन इलाज है कि यानी मेरा नहीं ख्याल कि इससे कोई तेज़ तरीन और बग़ैर किसी साइड इफ़ेक्ट के कोई इलाज मुमकिन है। तो हिजामा जो है वो उसकी जो तारीख़ है ना वो शुरू तो बहुत कदीम ज़माने से होती है, हत्ता कि जो क़ब्लस तारीख़ का ज़माना कहलाता है जिसमें गारों में तस्वीर के ज़रिए तारीख़ को महफूज रखा जाता था, तो उसमें भी कुछ ऐसी तस्वीर मिलती हैं कि जिसमें हिजामा करते हुए लोगों को दिखाया गया। और पुराने ज़माने में फिर तरीक़े भी मुख्तलिफ थे, जैसा कि सींग इस्तेमाल होते थे उस ज़माने में, जानवरों के सींग इस्तेमाल किए जाते थे। और इसी यानी कि सींग का चौड़ा हिस्सा जिस्म पे लगाया जाता था, उसकी नोक ऊपर होती थी जिसके ऊपर जो है वो बाज़ दफ़ा तो सुराख करके उसको मुँह से सक किया जाता था, और बाज़ दफ़ा उस सींग के अंदर कोई चीज़ जला के डाली जाती थी और उसको फिर लगाया जाता था, तो उससे अंदर वैक्यूम बन जाता था और वो सक्शन पैदा हो जाती थी और वो पकड़ लेता था उस जगह को, फिर किसी तेज़ धार चीज़ से वहाँ पर कट लगाकर और खून निकाला जाता था। तो ये तरीक़ा
कदीम ज़माने से चला आ रहा है, और ये सींग वाला तरीका भी इस्तेमाल होता रहा है करीब में हमारे यानी पाकिस्तान में भी इस्तेमाल होता रहा है शुरू के दिनों में। तो इसको सींगी लगाना भी जो है वो इसीलिए उर्दू में कहा जाता है। उर्दू में सींगी लगाना भी कहते हैं, पचना भी कहते हैं, इंग्लिश में कपिंग थेरेपी कहते हैं इसको। फिर मुख्तलिफ इसकी किस्में जो है ना वो इस वक्त दुनिया में मशहूर हैं कि जैसे एक जो हिजामा है, जो असल हिजामा है, वो ड्राई और वेट कपिंग का मजमुआ है। ड्राई कपिंग से मुराद ये होती है कि सिर्फ कप लगा के सक्शन दी जाए और उसको छोड़ दिया जाए और कुछ देर के बाद कप उतार दिया जाए। तो उससे क्या होता है कि उस जगह के ऊपर थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाती है, तो एक तरह से मसाज की तरह का इफेक्ट आता है। लेकिन जो हिजामा है उसके अंदर क्या होता है, वो वेट कपिंग है। असल जो हिजामा है वो वेट कपिंग है, वो इसलिए क्योंकि जो हमें सुन्नत से भी इसके बारे में जो लफ्ज़ मिलता है वो अरबी ज़बान में उसको कहते हैं शरीततुल महजम। शरीततुल महजम का मतलब है ब्लेड की ज़रब या किसी भी तेज़ धार चीज़ की ज़रब जिससे कट लगाया जाए। तो इसमें यानी हमें ये पता चलता है कि हिजामा असल में दो चीज़ों का मुरक्कब है, एक कट लगने का और एक सक्शन के ज़रिए से खून निकलने का। बिल्कुल। यानी कट इतने हल्के होने चाहिए कि खून बगैर सक्शन के ना निकले। ये नहीं होना चाहिए कि कट लगाया और खून बहना शुरू हो गया, क्योंकि ये चीज़ जो है ना, ये तरीका दूसरा है जो कि फसद है। फसद, जिसको फसद खोलना भी कहते हैं, और पुराने ज़माने में जो हुक्मा होते थे वो ये तरीक़ा इलाज इस्तेमाल करते थे। तो मुख्तलिफ रगों के ऊपर डायरेक्टली कट लगा के वहाँ से खून को बहाया जाता था, और उससे भी बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदा होता है। लेकिन हिजामा उससे मुख्तलिफ है। हिजामा में रगों पे कट नहीं लगते। हिजामा में जो है ना, जिल्द के ऊपर, स्किन के ऊपर बिल्कुल हल्के सुपरफिशियल स्क्रैचेस लगाते हैं और सक्शन के ज़रिए से वो खून निकालते हैं जो खाल की लेयर्स के बीच में फंसा हुआ होता है। और उसके निकलने से बहुत सारे टॉक्सिन्स भी जिस्म में से निकल जाते हैं, फासिद मादे निकल जाते हैं, और इसके अलावा एनर्जी लेवल भी बूस्टअप हो जाता है। तो ये यानी कि हिजामा जो है वो वेट कपिंग है असल में। तो एक किस्म हो गई ड्राई कपिंग, जो कपिंग थेरेपी की किस्म है, हिजामा की किस्म नहीं है। हिजामा में वेट और ड्राई दोनों का मजमुआ है। पहले हम ड्राई कपिंग करते हैं, 5 मिनट तक लगा के रखते हैं कप। उसके बाद उसको वहाँ जब ब्लड जमा हो जाता है तो उसको हटाते हैं, फिर उस पर स्क्रैचेस लगाते हैं सुपरफिशियल। आजकल के ज़माने में सर्जिकल ब्लेड से लगाते हैं, और उसके बाद दोबारा फिर जो है वो कप दोबारा लगाते हैं, फिर वैक्यूम उसमें करते हैं, वैक्यूम पंप से, और उसको फिर उसमें ब्लड निकलता है, वो ब्लड निकलता है। अच्छा, कितने अरसे के बाद हम रिपीट कर सकते हैं? मतलब अगर आपने एक सेशन कराया तो कितना गैप होना चाहिए उस सेशन में दोबारा? देखें, इसमें ये डिपेंड करता है बीमारी के ऊपर कि किस बीमारी के लिए हिजामा हम कर रहे हैं। अगर हम बगैर बीमारी के कर रहे हैं तो आपने एक दफ़ा भी ज़िंदगी में करा लिया, सुन्नत पूरी करने के लिए तो काफ़ी है। अच्छा, सुन्नत के आपकी बात काट रहा हूँ, सुन्नत के कितने पॉइंट होते हैं मतलब स्पेसिफिक? देखिए, सुन्नत जो मकामात है ना, जिनको हम सुन्नत पॉइंट कहते हैं, वो मकामात हैं जिन जगहों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हिजामा करवाया। बिल्कुल। तो वो 2 सर पर हैं, 2 गर्दन पर हैं, एक जो है वो कंधों के लेवल पे बिल्कुल बैक पर है, यानी रीढ़ की हड्डी के ऊपर कंधों के लेवल पे, और मेडिकली देखें तो वो C7 बनता है, C7 से शुरू होता है वो। 2 पॉइंट जो है वो बिल्कुल अपर हिप के ऊपर आते हैं, और 2 जो है वो पाँव के ऊपर हैं। तो ये टोटल 9 मकामात हैं, 9 मकामात हैं जो सुन्नत पॉइंट्स कहलाते हैं। ठीक है। और इसी तरह से जो आपने पूछा गैप का, तो अगर किसी बीमारी के लिए हम करते हैं, जैसे फर्ज करें हम ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, तो ब्लड प्रेशर में कितने सेशंस होते हैं और कितने गैप से होते हैं? लेकिन ब्लड प्रेशर में डिपेंड करेगा कि वो ब्लड प्रेशर किस वजह से है। तो यानी कि उसकी पूरी हम डायग्नोसिस करते हैं पहले कि वो, हाँ, हिस्ट्री लेते हैं कि वो ब्लड प्रेशर गुर्दों की खराबी की वजह से है, वो हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, तो उस ऑर्गन पे लगाएंगे। अगर गुर्दों की वजह से तो गुर्दों पे लगाएंगे। बिल्कुल। यानी ब्लड प्रेशर में तो हमें ये देखना पड़ता है ना कि प्राइमरी हाइपरटेंशन है या सेकेंडरी हाइपरटेंशन है। ठीक है। अगर प्राइमरी है तो उसके पॉइंट्स मुख्तलिफ हैं, सेकेंडरी है तो मुख्तलिफ हैं। लेकिन खैर वो तो एक टेक्निकल चीज हो जाएगी बहुत ज्यादा। मैं आसान यानी आम लोगों के हवाले से अगर मैं पूछना चाहूँगा, रिपीटेशन कितने 15 दिन के बाद होती है? तकरीबन रिपीटेशन 10 से 15 दिन के गैप से होता है, और तकरीबन कम से कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 7। अक्सर बीमारियों के अंदर कम से कम 3 रिपीटेशन चाहिए होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 7 चाहिए होते हैं। उसकी भी जो वजह होती है वो मैं बता देता हूँ कि रिपीटेशन हम क्यों करते हैं। क्योंकि देखें, जो ब्लड इसके खाल के नीचे जमा हुआ होता है वो एक मरतबा में पूरा नहीं निकलता। सही है। उसको पहली मरतबा जब हम करते हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी में ब्लड निकलता है, और जो बाकी नीचे मौजूद है वो फिर आहिस्ता आहिस्ता नरम पड़ता है ब्लड सर्कुलेशन के बढ़ने से। तो जब वो नरम पड़ता है तो तकरीबन हफ्ते 10 दिन के अंदर वो इतना नरम हो जाता है कि जब हम रिपीट करते हैं तो फिर काफ़ी क्वांटिटी के अंदर वो निकल जाता है। तो उसके बाद फिर रिजल्ट ज़्यादा आता है, यानी कि असल मानों में रिजल्ट सेकंड टाइम के बाद आता है। अगर फर्स्ट टाइम में 5% रिजल्ट आया तो सेकंड टाइम में 40-50% तक रिजल्ट आता है। अच्छा। और उसके बाद थर्ड टाइम अगर हो जाए तकरीबन 2 हफ्ते के बाद, तो अक्सर बीमारियों में मसला हल हो जाता है। और अगर कोई बहुत पुराना मसला है किसी का तो उसमें फिर तकरीबन 6-7 रिपीटेशंस तक हम जाते हैं, लेकिन फिर गैप बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे जब हम रिपीट करते हैं तो क्वांटिटी उसकी कम होती जाती है। तो जब वो साफ हो जाएगा तो हम दोबारा अगर जल्दी लगाएंगे तो फ़ायदा नहीं होगा, तो फिर हम उसका गैप बढ़ा देते हैं। तो ये चीज़ जो है ना वो पेशेंट टू पेशेंट
डिजीज़ टू डिजीज़ वेरी करती है, ये मुख्तलिफ होती है। अच्छा, थोड़ा सा जैसे आपने बताया इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी बहुत स्ट्रॉन्ग वैल्यूज़ हैं और हमें देखा गया है कि मतलब सुन्नत के हिसाब से भी और काफ़ी किताबों में भी इसका जिक्र है, तो हमारे यहाँ लोगों में इतना कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है इसका, मतलब लोग में इतनी अवेयरनेस क्यों नहीं है? मतलब असल में अभी तो इसकी अवेयरनेस पहले के मुकाबले में बहुत हो गई है। जब हम 2009 में जब मैंने अपना काम शुरू किया था तो एमफिल की जो एम फॉर्म वाली जो मेरी रिसर्च थी, तो उसमें यानी समझ लें कि 25 लोग जमा करने में हमें 6 महीने लग गए थे कि 25 लोग जमा हो जाएं किसी तरह से जो हिजामा करवा लें, और उसके बाद जो है ना फिर हम उनके ब्लड को टेस्ट करें और एनालाइज करें। 6 महीने में 25 लोगों ने हिजामा करवाया था, लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह 25 लोग एक दिन में भी करा लेते हैं। तो ये यानी कि पहले की निस्बत बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हो गई। पहले लोगों को बिल्कुल नहीं पता था। हमने जब काम शुरू किया, रिसर्च सेंटर बनाया, तो एक दिन में यानी कि जो है ना समझ लें कि पूछने के लिए खाली कि ये क्या होता है, हिजामा क्या होता है, तो लोग जो है ना वो 50-60 लोग दिन में आते थे सिर्फ पूछने के लिए कि ये है क्या, और करवाने वाले उनमें से कोई नहीं होते थे। यानी कई दिन होता था, एक पेशेंट भी कोई ऐसा नहीं होता था जो करवाने पे तैयार हो जाए। 2013 की बात बता रहा हूँ आपको। अच्छा, अभी लेकिन अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी। आपने बताया कि कट लगता है, यानी कप के बाद पहले उसको वैक्यूम बनाते हैं ताकि ऊपर आ जाए, उसके बाद दोबारा कट लगा के दोबारा लगा देते हैं जी। अब वो हीलिंग इफेक्ट का क्या ताल्लुक है, मतलब कितनी देर में वो वुंड हील हो जाता है? क्योंकि लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि यार ज़ख़म हो जाएगा, पता नहीं ज़ख़म कब भरेगा और उसके क्या इफेक्ट होंगे, कमर पे है या आपने जहाँ भी लगवाया है तो वहीं कहीं वहाँ पे इन्फेक्शन ना हो जाए, इस तरह की सोच तो है लोगों की। बिल्कुल, तो उसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसमें बल्कि मैं आपके सवाल को और आगे बढ़ाता हूँ कि डायबिटिक पेशेंट के हवाले से डायबिटीज ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोग जो है ना वो कंसर्न होते हैं कि डायबिटिक पेशेंट का ज़ख़म क्योंकि न्यूरोपैथी की वजह से आपकी हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, तो वो लोग उसको ज़रा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क बनाते हैं। बिल्कुल, लेकिन इसमें देखिए हमारा तजर्बा ये रहा है कि हिजामा से जो हम कट लगाते हैं ना वो एक ही दिन में हील हो जाता है। अच्छा, यानी कि 2-3 घंटे के बाद पेशेंट अगर नहाना चाहे तो नहा भी सकता है, यानी हीलिंग इस तरह हो जाती है। क्योंकि इसमें देखें जो हम जिस लेयर पे स्किन की कट लगाते हैं, स्किन की जो टॉप मोस्ट लेयर है, टोटल जो मेन लेयर्स हैं वो तीन है। उसमें डर्मिस, एपिडर्मिस और सबक्यूटेनियस, वो जो हम कहते हैं। बिल्कुल, तो जो एपिडर्मिस है ना उसकी भी 5 लेयर्स हैं, वो भी 5 लेयर्स से मिलकर 8 कहलाती हैं ये। जी हाँ, यानी 5 एपिडर्मिस की हो गई और 2 जो है ना वो डर्मिस और हाइपोडर्मिस। बिल्कुल, तो ये 7 हो गई इस तरह से। तो जो ऊपर की जो 5 है ना, हम उसमें से 2-3 को कट लगाते हैं। यानी हमारी कोशिश होती है कि हम एपिडर्मिस को क्रॉस ना करें। हाँ, तो उसकी वजह से यानी ये आप कह लें कि ये कट तो होता ही नहीं है, स्क्रैच होता है। ये सर्जिकल इंसिजन नहीं है, एब्रेजन कह सकते हैं उसको आप, एब्रेजन कह सकते हैं, खराश कहते हैं। हाँ, बिल्कुल सही है। अच्छा, और फीलिंग भी ऐसी आती है पेशेंट को कि जैसे कोई नाखून से खुजा रहा है या जो है ना गुदगुदी हो रही है, बिल्कुल कोई पेन नहीं होता। और अगर हम सक्शन ना दें तो ब्लड भी नहीं निकलता, यानी इतना हल्का स्क्रैच होता है सुपरफिशियल कि अगर उसके ऊपर सक्शन ना दी जाए तो उसमें से ब्लड नहीं आता। ब्लड निकालने के लिए हमें सक्शन देनी पड़ती है, तो वो कट जरा खुलता है और बिल्कुल ड्रॉप वाइज बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता वो ब्लड जो बहुत ही गाढ़ा सा ब्लड होता है, ब्लैकिश, वो निकलता है आहिस्ता आहिस्ता। हाँ, अब ये सवाल मेरा आपके सवाल से आया कि जैसे स्पॉट्स से कैसे आइडेंटिफाई होगा कि ये स्पॉट या यहाँ पे ब्लड जो है वो ख़राब है, यानी ब्लैक है या ब्लू है या कौन से कलर है, जो उससे पता चलेगा कि ये ऑर्गन या स्पेसिफिक एरिया में गड़बड़ है? यानी असल में देखिए पॉइंट्स तो हम जो लगा रहे होते हैं ना, वो तो हम पेशेंट की हिस्ट्री देखकर उसकी डिजीज़ के हिसाब से हम पॉइंट्स लगाते हैं। ठीक है, क्योंकि डिजीज़ वाइज पॉइंट्स स्पेसिफाइड हैं कि कौन सी डिजीज़ के लिए कौन से पॉइंट्स लगेंगे। अक्सर वो ऑर्गन की वजह से, ऑर्गन बेस्ड होते हैं, ऑर्गन की लोकेशन के लिहाज से कि मसलन लिवर के लिए हम कर रहे हैं तो लिवर की लोकेशन के ऊपर ही करते हैं, और बाज़ दफ़ा जो है ना वो नर्व्स के हिसाब से होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे सियाटिका है या किसी को सर्वाइकल है, तो अगर उसकी जो भी नर्व कंप्रेस हो रही है, जिस लेवल के ऊपर भी हो रही है, C4 C5 पे हो रही है, तो फिर हम उसके हिसाब से उसकी लोकेशन रखते हैं। या अगर उसकी सियाटिका का इशू है, L4 L5 पे डिस्क बल्ज है, तो हम उसका L4 L5 के ऊपर हम उसका पॉइंट लगाते हैं। तो ये हम लोकेशंस तो हम बीमारी के लिहाज से डिसाइड करते हैं। अलबत्ता जो बात है कि कलर की, जो ब्लड का कलर है, या जब हम पहले ड्राई कपिंग करते हैं तो उसमें जो स्किन थोड़ी सी रेड हो जाती है या डार्क कलर की हो जाती है, तो उससे भी कुछ आइडिया हो जाता है कि यहाँ पर कितनी अमाउंट में टॉक्सिक ब्लड मौजूद है, टॉक्सिन कंटेनिंग ब्लड मौजूद है। हमने ये देखा है कि जितनी ज़्यादा पुरानी बीमारी होती है उतना ज़्यादा कलर डार्क होता है। यानी जितनी पुरानी बीमारी का पेशेंट आएगा, कोई क्रॉनिक डिजीज़ होगी, डायबिटीज़ होगी, ब्लड प्रेशर होगा, कोई बड़ी एज के पेशेंट होंगे, तो उनका ब्लड जो है ना वो उतना ही ज़्यादा ब्लैक होगा, जेट ब्लैक भी देखा है हमने, बिल्कुल बिल्कुल ब्लैक। और ये डिपेंड करता है, यानी किसी का रेडिश होता है, किसी का ब्राउन होता है, यानी रेड से ब्लैक के बीच में मुख्तलिफ शेड्स के अंदर हम कलर देखते हैं। और बाज़ दफ़ा कोलेस्ट्रॉल अगर किसी का बढ़ा हुआ है तो उसके अंदर भी जो है वो एक हमें थोड़ा सा एक समझ लें कि ऑयली सा अपीयरेंस उसके अंदर वो नज़र आती है,
कभी किसी का निकोटीन बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है या कोई सिगरेट बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करता है तो उसके अंदर ग्रेइश सा थोड़ा सा शेड आता है ब्लड के अंदर, वो मतलब वो जो शेड्स आ रहे होते हैं ना वो पेशेंट की जो भी कंडीशन होती है उसके हिसाब से होते हैं। लेकिन एक जनरल बात यह है कि वो फ्रेश ब्लड जो होता है, रेड ब्लड, उससे बहुत मुख्तलिफ होता है और जितना ज़्यादा खराबी होती है, जितनी पुरानी बीमारी होती है, उतना ज़्यादा वो ब्लैक की तरफ उसका शेड होता है, मुख्तलिफ शेड्स होते हैं। लेकिन वो होता है बहरहाल टॉक्सिन कंटेनिंग ब्लड ही है जो स्किन के नीचे मौजूद होता है। अच्छा, और हीलिंग के हवाले से एक बात रह गई कि डायबिटिक और नॉन डायबिटिक पेशेंट्स की हीलिंग एक तरह से होती है, सेम होती है, कोई फर्क नहीं होता, दोनों में 2 घंटे का आप रेकमेंड करते हैं कि ना लें उसके बाद। बिल्कुल, लेकिन उसमें बस हम एक एहतियात ये करते हैं कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनके हम पैर के पॉइंट्स को कोशिश करते हैं कि अवॉइड करें और अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो फिर हम करते हैं, लेकिन उसमें हम स्क्रैचेस को सुपरफिशियल रखते हैं। पेरिफेरल एरिया हो गया, क्योंकि पेरिफेरल एरिया में ज़रा कवरेज देर से होती है। असल में डायबिटिक पेशेंट में अक्सर जो मसला आता है ना डायबिटिक फुट का, कि यानी उनके पैर के जख्म हील नहीं होते, उसकी वजह ये होती है कि उनके जो पैर की जो रगें हैं, वेन्स हैं, उसके अंदर डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो जाता है अक्सर, डीवीटी हो जाता है। हाँ, डीवीटी हो जाता है। डीवीटी की वजह से क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छी नहीं रहती और हीलिंग इसीलिए नहीं होती कि जब किसी जगह पे ब्लड सर्कुलेशन नहीं होती तो हीलिंग भी नहीं होती। हीलिंग भी नहीं होगी, ज़ाहिर है वो प्रोसेस ही नहीं होगा पूरा ना, बिल्कुल कंप्लीट नहीं होगा। क्या कॉस्ट आती है, क्योंकि एक कंसर्न ये भी आता है कि भाई कितने का होगा, कब तक चलेगा ये ट्रीटमेंट, कितना लंबा होगा और कब तक हमें डिज़ायर्ड रिजल्ट्स मिल जाएंगे, तो उसके बारे में कुछ बताएं। देखें, वो तो एक तो मैंने आपको उसका जो टाइम पीरियड है उसके बारे में तो मैंने बताया था आपको कि तकरीबन अगर हम एवरेज ये रख लेंगे, एक सेशन के बाद दूसरा सेशन 15 दिन में हो रहा है तो महीने में 2 सेशन हो रहे हैं और एवरेज जो है वो 3 सेशन से लेके 7 सेशन तक चाहिए होते हैं। तो कोई हल्की फुल्की अगर जैसे कोई पेन के लिए कराता है तो वो 1 से 2 सेशन में भी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। और अगर कोई किसी बड़ी बीमारी के लिए करवा रहा है, कोलेस्ट्रॉल के लिए, यूरिक एसिड, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, तो उसमें तकरीबन 3-3.5 महीने का आप इंटरवल रख लें, क्योंकि उसमें 15-15 दिन के गैप से अगर हम एक सेशन करेंगे तो 7 सेशन मैक्सिमम जो है वो 3.5 महीने में हो जाएंगे। यानी डिजायरेबल रिजल्ट 7 सेशंस के अंदर आ जाएंगे मैक्सिमम। हाँ, इंशाल्लाह उसके अंदर ही आ जाते हैं। अच्छा, अब इसमें कॉस्ट जो है ना वो वेरी करती है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी कि क्लिनिक टू क्लिनिक, क्योंकि इसका कोई सेट, हाँ, नंबर ऑफ कप्स कितने लग रहे हैं, तो एवरेज 300 के अराउंड जो है ना इस वक्त में पर कप चार्जेस चल रहे हैं अक्सर जगहों पे, कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है। जितनी जिसकी कॉस्ट है उतना उसने अपने रेट रखे हैं। कहीं पे अगर कोई सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल कर रहा है तो उसके रेट ज्यादा हैं, कोई अगर पूरी स्टेरिलाइजेशन के साथ काम कर रहा है तो उसके रेट ज्यादा हैं। जैसे हम मिसाल के तौर पर इंसिनरेशन भी करवाते हैं, अपना जो हमारा वेस्ट निकलता है वो प्रॉपर इंसिनरेट होता है, यानी कि जो हॉस्पिटल वेस्ट जहाँ पे इंसिनरेट किया जाता है तो बाकायदा हमारा एक कंपनी जो है वो लेके जाती है, जो कि ऑथेंटिक कंपनी है, ऑथराइज्ड है, तो वो हम अपना प्रॉपर अपना वेस्ट जो है वो वहाँ पर इंसिनरेट करवाते हैं, तो उसकी भी ज़ाहिर एक कॉस्ट आती है। तो जिस तरह से जिसकी कॉस्ट होती है तो उसी हिसाब से अराउंड, यानी आपको कहीं पे ये 100 पर कप के भी रेट्स मिलेंगे और कहीं 500 और 700 पर कप के भी रेट्स मिलेंगे। तो ये वेरी करते हैं अकॉर्डिंग टू द क्लिनिक, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू देयर कॉस्ट। तो ये कॉस्ट के हिसाब से जो है ना जो रेट्स हैं इसके वो हैं एवरेज तकरीबन 200-300 के अराउंड है, तो पर कप यानी कि जो कॉस्ट है। तो इसकी कॉस्ट जो है ना, लेकिन आप इसमें ये देखें कि इसमें कोई साथ में मेडिसिन नहीं है, कोई मेडिसिन की कॉस्ट नहीं है, कोई अलग से अक्सर जगहों पे कंसल्टेशन फ़ी नहीं चार्ज की जाती और टेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं करवाए जाते। अब अमूमन पेशेंट डायग्नोज्ड आते हैं, रेयरली होता है कि हमें जो है ना टेस्ट भी रिकमेंड करने पड़ते हैं। लेकिन बहरहाल मैं ये भी कहूँगा कि अगर जो पेशेंट पहले से किसी और ट्रीटमेंट के साथ चल रहे हैं तो वो साथ में हिजामा को कॉम्प्लीमेंट्री तौर पे शामिल कर सकते हैं। मतलब दवाएं अपनी जारी रखें और साथ में हिजामा भी करवाएं। हाँ, दवाएं जारी रखें, दवाएं ज़्यादा इफेक्टिव हो जाती हैं। हमने देखा है कि इंसुलिन की डोज कम हो जाती है, इंसुलिन तो ज़ाहिर चाहिए होती है, असल में वो ब्लड आपका जब थिन हो जाएगा तो फिर ज़ाहिर हर चीज़ एक्सेस करेगी और वहाँ पे जो टारगेट ऑर्गन वहाँ पहुँचेगी। बिल्कुल, ऐसी ये क्योंकि देखिए दवाओं को तो ब्लड सर्कुलेशन चाहिए ना। हाँ, और आपका जब ब्लड थिन हो जाएगा तो ज़ाहिर है आपकी सारी चीज़ें प्रॉपर काम करेंगी। बिल्कुल, और बहुत सारी चीज़ों में बिल्कुल पेशेंट ठीक भी हो जाते हैं, जिसके बाद उन्हें अक्सर जैसे बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ ओवर यूज़ होता है बाज़ दफ़ा पेन किलर्स का, जिसकी वजह से स्टमक डिस्टर्ब होता है लोगों का, तो पेन किलिंग इफेक्ट के तौर पे तो माशाल्लाह से। अच्छा, इसमें प्रिकॉशन क्या है? जैसे कोई पेशेंट आना चाह रहा है आपके पास, तो खाना उसने कब खाना है, या मतलब क्या प्रिकॉशन होगा आने से पहले, उसको क्या करना चाहिए? तकरीबन 3 घंटे की फास्टिंग हिजामा से पहले होनी चाहिए, हैवी मील की। पानी वगैरह पी सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सर्दियों का मौसम है तो नहाने के फ़ौरन बाद नहाएं, तकरीबन 2-3 घंटे का गैप कर लें। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पे हिदायत यह है कि प्रेगनेंसी में ना करवाएं, प्रेगनेंसी में कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, मना है। और ड्यूरिंग द मंथली साइकिल भी जो है वो ना करवाएं। तो बुखार की हालत में भी हम ये कहते हैं कि ना करवाएं।
तो ये कुछ कंडीशंस हैं। और इसके अलावा जो पेशेंट खून पतला करने वाली दवाएं इस्तेमाल करते हैं, यानी एस्पिरिन वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं। हाँ, लेकिन देखिए उसमें एस्कार्ट वगैरह का इशू नहीं है, जो बिल्कुल नॉर्मल दवाएं हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो थोड़ी सी ज़्यादा हैवी दवाएं होती हैं ना, जैसे वॉरफेरिन है या क्लोपिडोग्रिल है, हेपरिन है, बिल्कुल, हाँ, एक्सेप्ट है आजकल के हिसाब से, एंटीप्लेटलेट्स जो भी हैवी किस्म की ले रहे हैं, जो हैवी हैं, हाँ, वो उन मेडिसिन के साथ हमें जो है ना वो PTINR पहले टेस्ट को अपना टेस्ट करवा लेना चाहिए पेशेंट को, PTINR और CBC, जिससे हमें पता चलता है कि पेशेंट का ब्लीडिंग टाइम कितना है, यानी कितनी देर में उसकी ब्लीडिंग रुक जाती है, और CBC इसलिए कि उसका प्लेटलेट काउंट कितना है, उसका हीमोग्लोबिन लेवल कितना है। तो ये चीज़ें हमें पहले जो है वो देखनी पड़ती हैं ऐसे पेशेंट्स में जो इन मेडिसिन में हो, खास तौर पे हार्ट पेशेंट्स में, क्योंकि हार्ट पेशेंट अक्सर जो है वो ये दवाएं ले रहे होते हैं खून पतला करने वाली, जिनको कभी एंजियोप्लास्टी हुई हो या एंजियोग्राफी हुई हो उनकी, तो ऐसे, और या स्ट्रोक के पेशेंट्स हों, तो उनके केस में जो है वो लाजमी तौर पे हमें ये टेस्ट पहले करवा लेने चाहिए। अच्छा, ये कि किस एज से स्टार्ट करें, मतलब अगर बच्चा है या बूढ़ा है, मतलब मैं चाह रहा हूँ एज का थोड़ा बताएं कि कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। वैसे इसमें देखिए कोई एज लिमिट कोई नहीं है, हिजामा में कोई एज लिमिट नहीं है। अच्छा। किसी भी एज का पेशेंट जो है उसका हिजामा हो सकता है, लेकिन इसमें पेशेंट की हेल्थ स्टेटस को ज़रूर मॉनिटर करना चाहिए। जैसे बच्चे का अगर हम कर रहे हैं तो बगैर वजह के नहीं करें, कोई वजह हो तो ही करें, और उसमें नंबर ऑफ कप्स 1 या 2 इससे ज़्यादा ना रखें, यानी कम से कम नंबर ऑफ कप्स कम से कम होने चाहिए। बच्चों में हमने देखा भी है कि इफेक्टिव भी बहुत जल्दी है, यानी बहुत कम कप्स पे ही रिजल्ट आ जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े पेचीदा किस्म के केसेस में हमने जो है वो बच्चों का हिजामा किया है, जिसमें मिसाल के तौर पे एपिलेप्सी का एक पेशेंट था बच्चा, तो अराउंड 1 ईयर उसकी एज होगी, लेकिन उसका क्या केस था कि दिन में उसको 50 फिट्स जो है ना वो पड़ते थे एक दिन में, और उन्होंने दिखा लिया था हर जगह, बहुत अच्छी जगहों पे भी, लेकिन डॉक्टर्स ने मना कर दिया था कि इसका कोई इलाज नहीं है। तो वो हमारे पास लाए थे, उन्होंने कहा भाई हमारे पास कोई और हल नहीं है, तो हम आखिरी रिजॉर्ट के तौर पे हिजामा भी चाह रहे हैं करवाना। हमने किया उस बच्चे का 2 पॉइंट लगाए बस, यानी 2 पॉइंट उसके किए हमने जो उसके डिजीज़ के हिसाब से थे। तो उसका जो है वो एक ही मरतबा हिजामा करने में जो उसके 50 फिट्स पड़ते थे दिन में, वो 4 पे आ गए, और उसके बाद हमने मेरे ख्याल हार्डली 2 या 3 दफ़ा और किया होगा, अल्हम्दुलिल्लाह सही हो गया। और इसी तरह से कुछ CP चाइल्ड में जो बिल्कुल जहनी जिस्मानी माजूर बच्चे होते हैं, सेरेब्रल पाल्सी, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं, बच्चे सही हुए। तो यानी कि जिनको फिर सारी ज़िंदगी ऐसे गुजारनी थी माजूरी के साथ, तो अल्लाह ताला ने उनको हिजामा के ज़रिए से शिफा बख्शी, तो फ़ायदा हुआ उस केस में ना। तो इस तरह से जो यानी कि जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस होते हैं उन केसेस के अंदर हम बच्चों का हिजामा करते हैं। और इसी तरह से बड़ी एज के अंदर भी कोई एज लिमिट नहीं है, यानी तकरीबन समझ लें कि तकरीबन सेंचुरी के करीब भी कुछ पेशेंट का हमने किया है जिनको कोई मिनिमम तो ये 1 ईयर के अराउंड तकरीबन। अच्छा, मतलब 1 to 99 तक 1 to 97 का हमारा जो है ना वो रिकॉर्ड है, और मतलब और माशाल्लाह सक्सेसफुल रिकॉर्ड है, बिल्कुल सेफली किया जा सकता है। लेकिन वही बात है कि पेशेंट की हेल्थ स्टेटस को ज़रूर मद्देनज़र रखते हुए हिजामा किया जाए, यानी उसकी कंडीशन देखी जाए, वो कितना कमज़ोर है, वो कितने पॉइंट्स बर्दाश्त कर सकता है। और कभी भी यानी जाहिर सी बात है कि एथिकल बात भी ये है कि जितनी पेशेंट की ज़रूरत हो उतने ही नंबर ऑफ़ कप्स उसको लगाए जाने चाहिए, उससे ज़्यादा एक कप भी अगर कोई लगाता है तो वो नाजायज़ है। और जो है ना उसके नतीजे में जाहिर सी बात है शिफा तो अल्लाह के इख्तियार में ना, हमारे इख्तियार में नहीं है। जितनी अच्छी नीयत से करने वाला करेगा और जितनी अच्छी नीयत से करवाने वाला हिजामा करवाएगा कि वो सुन्नत समझ के करवाएगा, और इसके जहन में अकीदा भी हो कि भाई ये सुन्नत इलाज है, इसमें शिफा रखी है अल्लाह ताला ने, फ़ायदा भी उतना ही ज़्यादा होगा। और ये हमने देखा है प्रैक्टिकली। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह हिजामा सुन्नत इलाज है और शिफा इसमें रखी गई है, और हम उसको प्रैक्टिकली देख रहे हैं तकरीबन 10-12 साल। अच्छा, आप लोग कोई दवा इसके साथ को रेकमेंड नहीं करते? अमूमन नहीं करते हम देखें नहीं कर सकते, क्योंकि दवा अगर कोई एलोपैथिक की रिकमेंड करनी है तो वो डॉक्टर का इख्तियार है, हाँ। तो वो हम नहीं करते। डॉक्टर जो चला रहे होते हैं उनकी दवाएं वो खुद ही मैनेज करते हैं। और फ़र्ज़ करें किसी का हीलिंग इफेक्ट नहीं आ रहा, मतलब वो इन्फेक्शन की तरफ चला गया, तो उसमें आप क्या रिकमेंड करते हैं फिर? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा आज तक नहीं हुआ। हाँ, तकरीबन 10-12 साल हो गए। अच्छा, माशाअल्लाह। इसका मतलब ये है कि इसमें अल्लाह ताला ने भी कुछ डाला हुआ, हिकमत है कोई। हाँ बिल्कुल। और दूसरी बात है कि हम प्रिकॉशंस भी अपनी तरफ से जो हो सकते हैं पूरे लेते हैं, हाइजीन का पूरा ख्याल रखते हैं। यानी उसमें नए कप हर पेशेंट पे इस्तेमाल होते हैं, नए सर्जिकल सब डिस्पोजेबल होता है, जो आइटम होते हैं। फिर इससे हिजामा से पहले उस जगह को हम डिसइंफेक्ट करते हैं, हिजामा के बाद हम उस जगह की बैंडेज करते हैं, और जो है जो जगह है हमारी, जो बेड होता है उसके ऊपर हर पेशेंट के लिए नई टिश्यू की शीट बिछती है। तो इस तरह से, और जो वेस्ट होता है उसको फौरी तौर पर डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। तो अपनी तरफ से पूरी जो है ना हम प्रिकॉशन लेते हैं। बाकी तो अल्लाह के इख्तियार में है कि कोई किसी को बीमारी हो या ना, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज तक किसी को हुआ नहीं कि कोई इन्फेक्शन हुआ हो या कोई पेशेंट इस कंप्लेन से आया हो कि हिजामा के कट्स हील नहीं हुए उसके। अच्छा, थोड़ा सा ये बताएं, जैसे ये फील्ड तो ज़ाहिर है बिल्कुल यूनिक सी है, काफ़ी अरसे से लोग इसमें अवेयर नहीं थे, अब अवेयरनेस शुरू हुई और लोग इसमें आ रहे हैं, इन हो रहे हैं, मतलब मज़ीद लोग
आते जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस करने की बात कर रहा हूँ। तो आप लोगों को कोई इदारा है, कोई इस तरह की चीज़ है जो इसको मैनेज करता है, कितने लोग हैं या कितने लोग कर रहे हैं, कितने लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, कुछ इस तरह की चीज़ है? एक हमारी एसोसिएशन बनी हुई है पाकिस्तान प्रोफेशनल हिजामा सोसाइटी के नाम से, अच्छा। जो कि रजिस्टर्ड है और पूरे पाकिस्तान में हमारे लोग मौजूद हैं। तो हम उसको कोशिश करते हैं मैनेज करने की, और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं लोगों को, ताकि सेफ्टी प्रिकॉशंस और हाइजीन, मैं खुद भी ट्रेनिंग देता हूँ इस हवाले से। फिर ये कि कुछ तिब्बिया कॉलेजेस को इस वक्त में गवर्नमेंट ने जो ऑथराइज़ किया है वो तबीब को किया है, यानी उन्होंने ये कहा है कि जिनके पास भी हिकमत की डिग्री है तो वो लोग जो है वो ऑफिशियली हिजामा कर सकते हैं। उन्होंने उनको दिया है, क्योंकि हिकमत के कोर्स के अंदर ये शामिल है, और मेरा भी उसका फाइनल ईयर चल रहा है, हिकमत का भी मैं कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो यानी कि और मैं वहाँ पे तिब्बिया कॉलेज के अंदर, कासमी तिब्बिया कॉलेज है वहाँ पर, ये कराची में वाहिद तिब्बिया कॉलेज है, तो वहाँ पर मैं हिजामा का कोर्स करवा भी रहा हूँ। तो बाकी ये कि हमारी जो सोसाइटी है वो पूरे पाकिस्तान के अंदर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। तो हम लोग जो है वो ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करते हैं, वर्कशॉप्स करवाते हैं, सेमिनार्स करवाते हैं, और हिजामा के जो प्रैक्टिशनर्स हैं कोशिश करते हैं कि उनको हम इस धारे के अंदर लाएं, क्योंकि अभी तक कोई कानून नहीं बना हुआ था इसके ऊपर, ये रिसेंटली बना है अभी। तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं जो कि जिनका कोई तिब से भी ताल्लुक़ नहीं है, और मेडिकल की कुछ फील्ड से कुछ लोग मुताल्लिक़ हैं और कुछ नहीं भी हैं। तो बहरहाल वैसे तो जो बिल्कुल मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक़ नहीं है जिसका, उसको हम डिस्करेज ही करते हैं, और बल्कि इंकरेज हम इस चीज़ के लिए करते हैं कि आप तिब का कोर्स जो है वो कर लें, ताकि आप प्रॉपर तरीके से जो है वो इलाज कर सकें, क्योंकि ये एक बाकायदा इलाज है, तरीका इलाज है। तो इसको वही करे जो मौलिज हो, मौलिज ही जो है वो इसका करने का हकदार है, सही मानो। ज़ाहिर अगर आपको पॉइंट्स का ही नहीं पता, आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी का नहीं पता, बॉडी का ही नहीं पता, तो आप कहाँ पे उसको यूज़ करेंगे? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा, इसके अलावा जो चीज़ देखने में आती है वो ये कि कुछ पेशेंट रहते हैं जो घर पे ही प्रेफर करते हैं करवाना, वो आ जा नहीं सकते, तो उनके लिए आप क्या करते हैं? उनके लिए फिर होम विजिट्स का अरेंजमेंट करते हैं। हमारे पास से हम भेजते हैं लोग कि वो जाके उनका, जो हमारे टेक्नीशियंस हैं जो हमारे पास काम करते हैं, यानी मतलब आपको फील्ड स्टाफ भी है जाके? बिल्कुल, फील्ड स्टाफ मौजूद होता है जो जाके करता है। तो वो फिर उसी प्रिकॉशंस के साथ उनके घरों पे जाके जो है वो सर्विस भी ये भी प्रोवाइड करते हैं। लेकिन हम रिकमेंड यही करते हैं कि जो आ सकता है वो बेहतर ये है कि वहीं आके करवाए, ताकि हम पूरे प्रिकॉशंस के साथ और सारी फैसिलिटीज़ के साथ उसका अच्छे तरीके से कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर उसका हिजामा हम कर सकें। क्योंकि घर पे अगर कोई खुदा न खास्ता कोई भी सिचुएशन डेवलप हो जाती है तो उसको संभालना फिर ज़ाहिर है मुश्किल होगा। तो बेहतर ये रहता है कि क्लिनिकल सेटिंग के अंदर जो है वो करवाया जाए। अच्छा, एक चीज़ ये थी कि जैसे बहुत सारे प्रेशर पॉइंट्स होते हैं वो बॉडी पे होते हैं, लेकिन कहीं बाल ज़्यादा होते हैं, यानी ऐसा एरिया सर का एरिया है या आपकी शेफ का एरिया है या ऐसे एरिया है जो जहाँ ग्रोन एरिया कहलाते हैं, तो वहाँ पे आप कैसे कप्स वगैरह को यूज़ करते हैं, क्या करते हैं उसमें? उसमें जो है ना, हमारी रिकमेंडेशन भी यही है और हम यही करते हैं कि हम बाल साफ़ करते हैं पहले, साफ़ करते हैं। अच्छा। जिस जगह पे भी हेयर्स हैं, देखें सर्जरी में भी यही रूल है। उसकी वजह ये होती है कि बालों पे जरासीम मौजूद होते हैं। बिल्कुल, आप स्टेरलाइज भी कर लें तो वो नहीं साफ़ हो सकते। बिल्कुल, वो तो एक बाल में कहते हैं 1000 जरासीम होते हैं। बिल्कुल, अब आप ब्लेड जब उसका आपका टच होगा बालों से और आप कट लगाएंगे तो वो जरासीम जो पहले स्किन के ऊपर थे तो कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन जब वो स्किन के अंदर चले जाएं तो फिर वो बहुत ज़्यादा खतरनाक, तो अपॉर्चुनिटी होते हैं ना, उनको तो अपॉर्चुनिटी चाहिए होती है। बिल्कुल, और फिर वो बहुत खतरनाक इन्फेक्शंस कॉज कर सकते हैं। तो इसलिए हम हमेशा जो है ना, चाहे सर का हिजामा हो चाहे बॉडी का हो, तो अगर वहाँ पर हेयर्स मौजूद है तो हम पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हेयर्स क्लीन करते हैं, उसको शेव करते हैं, उसके बाद हम उसको डिसइंफेक्ट करते हैं अल्कोहल स्वाब से, फिर हम कप लगाते हैं और फिर वैक्यूम करके छोड़ते हैं, वो जो फिर आगे जो प्रोसीजर है वो करते हैं, लेकिन हेयर्स रिमूव करना जरूरी है। अच्छा, ड्यूरिंग हिजामा कोई चीज़ रेकमेंड करते हैं, कुछ पढ़ना, कोई बात, कोई ऐसी चीज़? जब हिजामा कर रहे होते हैं ना, खास तौर पे जब हम कट्स लगा रहे होते हैं, तो हम उस वक्त यही रिकमेंड करते हैं कि दुरूद शरीफ, सूरह फातिहा, आयतुल कुर्सी, ये पेशेंट भी पढ़ता रहे और करने वाला भी पढ़ता रहे, ताकि जो है वो उसका पूरा फ़ायदा हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की का एक फरमान है, एक रिवायत में आता है कि हिजामा का पूरा फ़ायदा हासिल होता है अगर उस हिजामा के दौरान में आयतुल कुर्सी और सूरह फातिहा और आयतुल कुर्सी, उनका फरमान है आयतुल कुर्सी के बारे में। बाकी ये कि जो दो चीज़ें, सूरह फातिहा सूरह शिफा भी कहलाती है, तो अच्छा है कि ये पढ़ी जाए, और दुरूद शरीफ तो दुरूद शरीफ, तो वो तो हर चीज़ में और बरकत उसकी वजह से हो जाएगी। तो बाकी और भी रिकमेंडेशंस होती हैं कि आप इससे पहले 2 रकात सलात हाजत पढ़ लें। अच्छा, और ये तरगीबी बात है, लाजमी नहीं है। अच्छा, लेकिन तरगीबी है कि अगर आप ये कर लें तो और अच्छा फ़ायदा होगा। और अच्छा कि आदमी पहले जो है ना वो 2 रकात सलात हाजत पढ़ के कुछ थोड़ा बहुत सदका भी दे दे, और उसके बाद जाए वज़ू की हालत में जाए करवाने के लिए, तो उससे और ज़्यादा उसके जो असरात हैं वो और अच्छे हो जाते हैं हिजामा के। अच्छा, एक चीज़ मैंने और सुनी थी कि चांद की तारीखों से भी इसको ताल्लुक़ है। जी बिल्कुल, उसके बारे में असल में कुछ अहादीस है जिसमें ये आता है कि अगर 17, 19 और 21 तारीख को कोई शख्स हिजामा करवाए तो उसे ज़रूरत नहीं कि वो किसी बीमारी का इलाज कराए। क्या नाम दोबारा बताइएगा? 17, 19 और 21 चांद की। तो और इसी तरह से एक और जगह इन अल्फाज में है कि अगर इन तारीखों में हिजामा कराया जाए तो वो हर बीमारी के लिए शिफा है।
तो और ये ऑथेंटिक हदीस हैं, हसन दर्जे की हदीसें हैं ये। तो इसमें यानी कि हमने देखा है कि अमूमन इन तारीख़ों में ब्लड की भी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है आम दिनों की निस्बत, और हमने ये देखा है कि इसमें फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा होता है। अगर यानी आम दिनों से समझें कि कोई तकरीबन डबल के करीब फ़ायदा होता है इसमें। अच्छा, डबल फ़ायदा होता है। हाँ, तो हमारी यही प्लानिंग होती है। इसमें हिकमत है, मतलब एक चीज़ छुपी हुई है इसके पीछे। बहुत सारे लोग लॉजिक तलाश करते हैं, बताते भी हैं कि चांद की कशिश से कुछ ताल्लुक़ है इसका। कि जब चांद अपनी पूरी पीक पर होता है 14 तारीख को, तो उस वक्त जो है ना समंदर के अंदर भी जवार भाटा होता है, मद्दो जज़र होता है, हाई टाइड होती है, और उसके बाद जो है ना जब वो नीचे आना शुरू होता है तो फिर ये अब उस वक्त में अगर किया जाएगा तो उस वक्त में बहुत ज़्यादा बॉइलिंग होगा। ये जो कशिश होती है, ये चांद की कशिश सिर्फ समंदर पे असरअंदाज नहीं होती है, जितने भी लिक्विड्स हैं उन पे होती है। अच्छा। तो इंसानी जिस्म पे भी होती है और हमारे खून पे भी होती है। तो जो खून के अंदर भी जो है ना एक समझ लें एक उबाल सा आता है, और उसमें क्या होता है कि फासिद मादे ऊपर आ जाते हैं। तो जब वो उसके बाद थोड़ा सा नीचे आता है, यानी कि 17 और 19 21 तारीख आती हैं, तो आप यूँ समझ लें कि जो कचरा है ना वो ऊपर आ जाता है। उस वक्त में अगर उसका हिजामा किया जाए तो उसमें वो ज़्यादा निकलेगा भी और ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल। तो ये लॉजिक जो लोगों ने अपनी तहकीकात से मालूम किया, ये हदीस में नहीं है, लेकिन हम इसको बस इस वजह से प्रेफर करते हैं कि बस हदीस में ये आया है कि 17, 19 और 21 को जो है वो हिजामा अगर कराया जाए तो वो हर बीमारी के लिए शिफा है। तो हम इस सोच से हम करते हैं। हम उसको एक्सप्लेन इसलिए नहीं करते क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया, आपने नहीं लॉजिक बताई, तो हम अपनी तरफ से बताएं। उसमें हो सकता है भाई ये तो हमारी समझ में आई है, हो सकता है इसके अलावा भी कोई लॉजिक हो सकता है इसके अलावा भी कोई वजह हो, तो हम उसको अपनी तरफ से एक्सप्लेन नहीं करते। ये बात कुछ लोगों ने कही है, लेकिन बहरहाल बस मैंने आपको रिकॉर्ड कर दी है, मेरी तरफ से नहीं है। मतलब मैं इसको कोई नहीं एक्सप्लेन करता कि इसकी पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि बताई नहीं गई ना, तो वो गैब में से है। तो इसलिए यानी कि हम बस ये सोच के करते हैं कि बस ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तो यकीनी बात है कि ऐसे ही होगा, और होता भी है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोग इन तारीखों में आते हैं हिजामा कराने, जिन्होंने पहले नहीं कराया होता, उनको नहीं पता होता कि तारीखों की क्या अहमियत है, और ना उन्होंने कभी पहले हिजामा कराया होता है कि उनको हिजामा का ही पता हो, तो वो इत्तफाकन उन्हीं तारीखों में आते हैं। यानी कि वो कहते हैं उन तारीखों में रश लगा हुआ होता है, लोग आते हैं, वो कहते हैं भाई हम गुजर रहे थे, हमने कहा हिजामा करा ले, अक्सर लोग यही बोलते हैं। तो हमने ये सोचा कि समझा, हमारी समझ में ये बात आई कि अल्लाह ताला की तरफ से हिदायत होती है, जिसको शिफा मिलनी होती है, जिसको अल्लाह ताला चाहते हैं उसको भेज देते हैं। तो इस तरह से वो यानी क्योंकि ज़ाहिर उनको तो पता ही नहीं है, अगर वो आ रहे हैं तो उसका मतलब उनको किसी ने भेजा है। जी हाँ, बिल्कुल, और भेजा, और वो चाहता है कि इसके थ्रू ये क्योर हो जाएं या सेहतयाब हो जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, स्पॉन्टेनियसली आते हैं वो। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं हमारी मेडिकल साइंस में, जैसे बहुत सी डिजीज़ ऐसी हैं जो रिपीटेशन होती है, इसको मैनेजमेंट पे चलते हैं। आर्थराइटिस है, डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, तो ये तो लॉन्ग टर्म चल रही है। तो इसको आप क्या कहते हैं कि मतलब 7 आपने कहा कि 7 सेशंस के बाद भी अगर बंदा क्योर ना हो, और ये डिजीज़ तो खैर लॉन्ग टर्म चलती हैं, तो फिर हम उसको किस तरह देखते हैं आगे? असल में इसमें हमने ये देखा है कि मैनेजमेंट वाला काम भी जो है वो हिजामा से होता है। कुछ कंडीशंस के अंदर मैनेजमेंट ही मजबूरी होती है कि आप मैनेजमेंट ही कर सकते हैं। हाँ, डायबिटीज़ के अंदर जैसे है उसमें अक्सर तो मैनेजमेंट ही होती है, लेकिन अगर आप अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लें और डाइट चेंज कर लें, कार्बोहाइड्रेट्स बिल्कुल काफ़ी हद तक कट डाउन कर दें, बिल्कुल अपना पैटर्न चेंज कर दें, तो डायबिटीज़ भी क्योर हो जाती है। अच्छा, कि कुछ लोगों की हुई है जिनको मैं जानता हूँ, रिवर्स हुई है उनकी। हाँ, रिवर्स हुई है। अगर अर्ली डायग्नोस हुई है तो हुई होगी। नहीं, मेरे अपने पीएचडी के जो रिसर्च सुपरवाइज़र हैं, अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह वो मौजूद हैं, ज़ियाउद्दीन मेडिकल यूनिवर्सिटी में होते हैं, फैकल्टी उनके डीन हैं वहाँ के फार्मेसी के। 18 साल से इंसुलिन पे थे वो, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने जो है ना हिजामा भी कराया और साथ में अपनी डाइट को भी चेंज किया, अल्टर किया डाइट। तो उसमें से बिल्कुल जैसे चावल निकाल दिए उन्होंने और मुख्तलिफ चेंजेस किए, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उनकी इंसुलिन ख़त्म हो गई, यानी डायबिटीज़ ख़त्म हो गई उनकी, नॉर्मल हो गए वो। लेकिन वो डाइट इसी तरह से मॉडिफाइड डाइट के ऊपर ही वो चल रहे हैं। तो यानी कि नॉर्मल डाइट पे रहते हुए डायबिटीज़ से छुटकारा मुमकिन नहीं है, लेकिन आप अगर अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर लें, एक्सरसाइज भी ले आएँ उसके अंदर और हिजामा भी करवाएं साथ में, तो पॉसिबिलिटी है कि ख़त्म भी हो सकती है। लेकिन बहरहाल कम से कम इतना तो ज़रूर होता है कि जो डायबिटीज़ के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, जो डायबिटीज़ बहुत सारे ऑर्गन्स को डैमेज करती है, और जो डायबिटीज़ की वजह से आप जो दवाएं आपकी जो है वो इनसेंसिटिव हो जाती हैं और फिर आपकी डोज बढ़ती चली जाती है, तो ये चीज़ें रिवर्स हो जाती हैं हिजामा से, कि आपकी डोज भी कम हो जाएगी, कम डोज के ऊपर आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में आ जाएगी। आपको बहुत सारे जो डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, न्यूरोपैथी है, या जो है वो कैटरेक्ट वगैरह के प्रॉब्लम्स होते हैं, तो वो काफ़ी हद तक आपके जो है वो कंट्रोल हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। और इसी तरह से हाइपरटेंशन है, जैसे हाई ब्लड प्रेशर है, तो हाई ब्लड प्रेशर के अंदर भी मैनेजमेंट तो हो ही जाती है हिजामा से। बाज़ पेशेंट्स में हमने क्योर भी देखा है, कम है रेशो उसका, लेकिन बहरहाल है, क्योर भी मौजूद है। अगर ख़ास तौर पे वो सेकेंडरी हाइपरटेंशन है, यानी किसी ऑर्गन की ख़राबी की वजह से है, तो काफ़ी हद तक वो काफ़ी केसेस के अंदर वो सही हुई है। और अगर वो प्राइमरी हाइपरटेंशन है तो फिर वो सही ना भी हो, तो कम से कम मैनेजमेंट ऐसी हो जाती है कि जैसे आपको मेडिसिन अगर रोज़ लेनी पड़ रही है, तो आप अगर आप हिजामा पे आ रहे हैं तो आपको हो सकता है कि महीने में 1 दफ़ा हिजामा कराना पड़े,
और आप सही चलते रहें। इसी तरह आर्थराइटिस में भी ऐसा ही है कि अगर वो ऑस्टियो आर्थराइटिस है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस भी है तो उसके अंदर भी जो है वो हम मैनेजमेंट ही करते हैं उसमें भी। लेकिन उसमें देखें विदाउट मेडिसिन अगर आपका पेन रिलीव हो जाए, अगर आपको मुस्तकिल ना पेन किलर ना लेनी पड़े तो आपका स्टमक भी बचता है, आपके किडनी पे भी अच्छा सिस्टमेटिक आपको प्रिवेंशन मिल रही है और आप उस चीज़ से हैजर्ड से बाहर रहे हैं तो बेहतरीन चीज़ है। बिल्कुल तो ये भी अच्छा है, बगैर मेडिसिन के अगर आप जो है वो मैनेज कर लेते हैं अपने पेन को तो ये आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए तो अच्छा है, साइड इफेक्ट से आप बच जाते हैं बहुत सारी चीज़ों के। और वो इतना फ्रिक्वेंटली भी नहीं कराना पड़ता, मैनेजमेंट भी उसमें अगर है तो ऐसी नहीं कि रोज़ कराना है हिजामा, मंथ में एक दफा, वो मंथ में जब आप रेगुलर कराते हैं तो वो बाज़ाक़ा 3 मंथ्स में भी चला जाता है। अच्छा 3 मंथ्स? हाँ, यानी कि शुरू में आप रेगुलर करवाएं, हफ्ते पे 10-10 दिन पे, फिर 15 दिन पे जाता है, फिर महीने पे, फिर इस तरह से 3 महीने तक भी चला जाता है कि आपने 3 महीने में एक मरतबा हिजामा कराया, 3 महीने आपके बगैर दर्द के जो है वो बगैर मेडिसिन के आपके मैनेज हो गए। तो ये इससे बड़ी और क्या चीज़ होगी। नहीं, ये तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने अपना बहुत कीमती टाइम दिया और मुझे उम्मीद है हमारे नाज़रीन को बहुत सारी बातें समझ में आई होंगी। और जिस तरह से हमारी डिस्कस हुई कि हिजामा क्या है, हिजामा कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और कौन कौन सी डिजीज़ में इसका क्या रोल है, आज बहुत सारी डॉक्टर साहब ने बातें डिस्कस की और बहुत बेनिफिशियल बातें थी। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस इंफॉर्मेशन को लेके हिजामा की जो हमारी सुन्नत है और हमें करना भी चाहिए, इसको अपनाएंगे और डॉक्टर साहब को हम दोबारा मदऊ करेंगे इंशाल्लाह और इस पर मज़ीद बात करेंगे क्योंकि एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। तो हम अपने प्रोग्राम को समराइज़ करते हैं, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात करेंगे वीनस HD के प्लेटफॉर्म से और मैं अख्तर सईद साइन ऑफ करूँगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।